क्या कपड़े इंसान की औकात तय करते हैं? क्या जेब में पड़ा पैसा ही सब कुछ है? आज की ये कहानी आपके इस भ्रम को तोड़ देगी। ये कहानी उस पछतावे की है जो इंसान को तब होता है जब वो हीरे को पत्थर समझकर ठोकर मार देता है। अगर आपको लगता है कि पैसा ही भगवान है तो अगले कुछ मिनट आपकी सोच बदल सकते हैं। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि इस कहानी का अंत आपको तालियां बजाने पर मजबूर कर देगा। घड़ी में सुबह के ठीक 11 बज रहे थे। शहर का सबसे आलीशान 5 स्टार होटल अपनी पूरी चमक धमक के साथ खड़ा था। बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही थीं, सूट बूट पहने अमीर लोग अंदर जा रहे थे। तभी वहां एक अजीब सी हलचल हुई। होटल के मुख्य गेट पर एक बुजुर्ग धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे। उनका नाम था मोहनलाल। तन पर साधारण से धोती कुर्ता, पैरों में घिसी हुई चप्पल और हाथ में एक पुराना सा मैला झोला। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचे, वहां खड़े गार्ड ने उन्हें रोक दिया। गार्ड की नजर उनके कपड़ों पर गई और माथे पर बल पड़ गए। उसने लाठी आगे करते हुए कड़क आवाज में कहा, ए बाबा, कहाँ घुस रहे हो? ये कोई धर्मशाला नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। मोहनलाल जी ने बहुत ही विनम्रता से चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा मुझे अंदर जाने दो, मेरी यहाँ बुकिंग है, बस रिसेप्शन पर जाकर बात करनी है। गार्ड जोर से हंसा। उसने पास खड़े दूसरे गार्ड को कोहनी मारी और बोला, अरे देख तो, बाबा कह रहे हैं इनकी यहाँ बुकिंग है। अरे बाबा, यहाँ एक चाय भी इतने की आती है जितने का तुम्हारा ये पूरा झोला नहीं होगा। गलत पते पर आ गए हो, जाओ आगे बढ़ो। शोर सुनकर रिसेप्शन पर खड़ी प्रिया सक्सेना का ध्यान वहां गया। प्रिया उस होटल की सीनियर रिसेप्शनिस्ट थी, जिसे अपनी खूबसूरती और रुतबे पर बहुत घमंड था। उसने मोहनलाल को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में स्वागत नहीं बल्कि घिन थी। प्रिया ने वहीं से आवाज लगाई, क्या तमाशा है ये? बाबा, मैंने सुन लिया है, मुझे नहीं लगता आपकी कोई बुकिंग यहाँ होगी। ये वीआईपी होटल है, यहाँ का किराया आपकी सोच से भी ज्यादा है। मोहनलाल जी ने फिर भी अपना आपा नहीं खोया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटी एक बार कंप्यूटर में देख तो लो, शायद बुकिंग मिल जाए। प्रिया ने चिढ़ते हुए कंधे उचकाए और लापरवाही से बोली, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, सिस्टम चेक करने में बहुत समय लगेगा। अगर खड़ा ही रहना तो वहाँ कोने में वेटिंग एरिया में जाकर बैठ जाओ, जब टाइम मिलेगा तो देखूंगी। मोहनलाल जी चुपचाप सिर झुकाकर वेटिंग एरिया की तरफ बढ़ गए। वहाँ का नजारा और भी चुभने वाला था। लॉबी में बैठे सूट बूट वाले लोग उन्हें ऐसे घूर रहे थे जैसे वो कोई एलियन हो। कोने की सीट पर बैठकर मोहनलाल ने अपना झोला जमीन पर रखा और अपनी छड़ी पर दोनों हाथ टिकाकर बैठ गए। पास ही एक टेबल पर कुछ लोग कॉफी पी रहे थे। उनमें से एक ने धीरे से कहा, यार इस होटल का स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है, अब ऐसे फटे हाल भिखारी भी यहाँ आकर बैठेंगे। मुफ्त की ऐसी एसी खाने चले आते हैं। वहाँ खेल रहा एक छोटा बच्चा अपनी माँ से पूछ बैठा, मम्मी ये दादाजी यहाँ क्यों बैठे हैं? ये तो अमीर नहीं लगते। बच्चे की माँ ने मुंह बनाते हुए कहा, बेटा ये किस्मत की मार है, जब इंसान के पास पैसा नहीं होता तो उसे ऐसे ही लोगों की धुतकार सुननी पड़ती है। तुम इनकी तरफ मत देखो। मोहनलाल जी के कानों में ये सब बातें पिघले हुए शीशे की तरह जा रही थी, लेकिन वो खामोश थे। 1 घंटा बीत गया। प्रिया अपनी जगह पर बैठी थी, हंसी मजाक कर रही थी, लेकिन उसने एक बार भी मुड़कर मोहनलाल की तरफ नहीं देखा। जब सब्र का बांध टूटने लगा तो मोहनलाल जी धीरे से खड़े हुए। वो लड़खड़ाते कदमों से काउंटर के पास गए और बोले, बेटी बहुत देर हो गई, अगर तुम व्यस्त हो तो अपने मैनेजर साहब को बुला दो, मुझे उनसे भी कुछ जरूरी बात करनी है। प्रिया का पारा चढ़ गया। उसने मन ही मन सोचा, अब ये भिखारी मैनेजर से मिलेगा। उसने चिढ़कर फोन उठाया और होटल के मैनेजर विक्रम सिंह को कॉल लगाया। सर, लॉबी में एक बुजुर्ग काफी देर से बैठे हैं, वो आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। कपड़ों से तो कोई भिखारी लगते हैं। दूसरी तरफ विक्रम अपने आलीशान केबिन में बैठा था। उसने हंसते हुए कहा, प्रिया मेरे पास फालतू लोगों के लिए टाइम नहीं है, उसे वही बैठा रहने दो, जब थक जाएगा खुद चला जाएगा। प्रिया ने फोन रखा और कड़वी आवाज में मोहनलाल से कहा, सुना आपने? साहब अभी बिजी हैं, जाकर चुपचाप बैठ जाइए। मोहनलाल जी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कह रहे हो कि इंतजार का फल मीठा नहीं बल्कि बहुत भारी होने वाला है। वो फिर से उसी कुर्सी पर बैठ गए। तभी वहां से एक लड़का गुजरा। उसका नाम था सूरज। सूरज इस होटल में एक छोटा सा बेल बॉय सामान उठाने वाला था। उसने देखा कि सब लोग उस बुजुर्ग का मजाक उड़ा रहे हैं। सूरज का दिल पसीज गया। वो डरा सहमा मोहनलाल जी के पास गया और धीरे से बोला, बाबा आप बहुत देर से बैठे हैं, क्या मैं आपके लिए पानी लाऊं? किसी ने आपकी मदद नहीं की। मोहनलाल जी ने पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए इज्जत देखी। उन्होंने मुस्कुराते हुए सूरज के सिर पर हाथ रखा। नहीं बेटा, पानी नहीं चाहिए, मैं बस मैनेजर से मिलना चाहता हूँ, पर वो बहुत व्यस्त हैं। सूरज को बुरा लगा। उसने कहा, बाबा आप फिक्र मत कीजिए, मैं कोशिश करता हूँ। सूरज दौड़कर मैनेजर विक्रम के कैबिन में गया। सर, वो बाबा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, प्लीज आप एक बार मिल लीजिए, उन्हें कुछ जरूरी काम है। विक्रम गुस्से से लाल हो गया। सूरज, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे सलाह देने की? तुझे सामान उठाने के पैसे मिलते हैं, समाज सेवा के नहीं। वो कोई गेस्ट नहीं है, रास्ते का भिखारी है, दफा हो जाए यहाँ से। सूरज अपना सा मुंह लेके बाहर आ गया। उसने मोहनलाल जी को बताया कि मैनेजर नहीं मिलना चाहते। मोहनलाल जी मुस्कुराए, कोई बात नहीं बेटा, तुमने कोशिश की यही बहुत है। अब घड़ी में 12:30 बज चुके थे। 1.5 घंटा हो गया था। मोहनलाल जी ने अपनी छड़ी उठाई। अब उनके चेहरे पर लाचारी नहीं, एक फैसला था। वो सीधे विक्रम के केबिन की तरफ बढ़े। प्रिया चिल्लाई, ए बाबा कहाँ जा रहे हो? लेकिन मोहनलाल जी रुके नहीं। उन्होंने केबिन का दरवाजा खोला और अंदर चले गए। विक्रम अपनी कुर्सी पर अकड़ कर बैठा था। अरे तुम अंदर कैसे आए? मैंने मना किया था ना। मोहनलाल जी ने बिना डरे अपने झोले से एक लिफाफा निकाला और टेबल पर रख दिया। बेटा विक्रम, ये मेरी बुकिंग और होटल से जुड़ी कुछ जानकारी, एक बार देख लो। विक्रम ने उस लिफाफे को हाथ भी नहीं लगाया। उसने घृणा से उसे दूर धकेल दिया। बाबा, जब जेब में पैसा नहीं होता तो बुकिंग की बातें नहीं करते।
मुझे शक्ल देखकर पता चल जाता है किसकी क्या औकात है। तुम्हारी औकात इस होटल के बाहर फुटपाथ की है। निकल जाओ यहाँ से, वरना धक्के मारकर बाहर निकालूंगा। लॉबी में सन्नाटा छा गया था। सब देख रहे थे। मोहनलाल जी की आंखों में एक अंगार सा दहका। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, ठीक है विक्रम, अगर तुम्हें बिना देखे ही फैसला करना है तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन याद रखना, जो तुमने आज किया है उसका भुगतान तुम्हें सूद समेत करना होगा। मोहनलाल जी मुड़े और होटल से बाहर निकल गए। उनकी झुकी हुई कमर और धीमी चाल ने वहां मौजूद हर इंसान के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी, सिवाय विक्रम के, जो अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा था। जैसे ही मोहनलाल गए, सूरज धीरे से केबिन में गया। उसने वो लिफाफा उठाया जिसे विक्रम ने फेंक दिया था। सूरज ने उसे खोला और पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका गला सूख गया। वो भागा भागा कंप्यूटर के पास गया और डिटेल्स चेक की। स्क्रीन पर जो लिखा था उसे देखकर सूरज कांपने लगा। वो दौड़कर विक्रम के पास गया। सर, सर, अनर्थ हो गया। वो बाबा, वो कोई भिखारी नहीं था, विक्रम ने चिढ़कर कहा। फिर वही बकवास। सूरज ने कांपते हाथों से रिपोर्ट दिखाई। सर, ये रिपोर्ट देखिए, वो मोहनलाल जी हैं, इस होटल के फाउंडर और 65% हिस्से के मालिक। ये पूरा होटल उनका है सर। विक्रम के हाथ से पेन छूट गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या क्या बकवास कर रहे हैं? लेकिन सच सामने था। विक्रम ने घमंड में अपने ही मालिक को धक्के मारकर निकाल दिया था। उसे अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पूरी रात विक्रम और प्रिया को नींद नहीं आई। अगली सुबह होटल का नज़ारा बदला हुआ था। सुबह 10 बजे एक आलीशान काली गाड़ी होटल के गेट पर रुकी। गार्ड ने सलाम ठोका। गाड़ी का दरवाज़ा खुला। वही पुराने धोती कुर्ते वाले मोहनलाल जी बाहर निकले। लेकिन आज वो अकेले नहीं थे। उनके साथ वकीलों की पूरी फौज थी। होटल के लॉबी में सन्नाटा छा गया। जो लोग कल उनका मजाक उड़ा रहे थे, आज नजरें झुकाए खड़े थे। मोहनलाल जी सीधे चलते हुए बीच में आए। उन्होंने विक्रम को बुलाया। विक्रम और प्रिया दोनों कांपते हुए उनके सामने आए। विक्रम की अकड़ अब धूल में मिल चुकी थी। विक्रम गिड़गिड़ाया, सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पहचाना नहीं। मोहनलाल जी ने गिरजदार आवाज में कहा, विक्रम, गलती पहचान की नहीं, नीयत है। तुमने मुझे नहीं, एक बुजुर्ग को दुत्कारा था। तुम इस कुर्सी पर बैठने लायक नहीं हो। वकील ने आगे आकर कागज दिखाया। मिस्टर विक्रम, आज से आपकी मैनेजर की पोस्ट खत्म की जाती है। आपको नौकरी से निकाला नहीं जा रहा, लेकिन अब आप हाउसकीपिंग सफाई का काम देखेंगे, ताकि आपको पता चले कि मेहनत क्या होती है। प्रिया रोने लगी। मोहनलाल जी ने उसकी तरफ देखा। बेटी प्रिया, तुम्हें माफ करता हूँ क्योंकि ये तुम्हारी पहली गलती है, लेकिन याद रखना, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। फिर मोहनलाल जी ने भीड़ में सूरज को ढूंढा। सूरज बेटा, इधर आओ। सूरज डरते डरते पास आया। मोहनलाल जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और सबके सामने ऐलान किया, इस लड़के के पास कल मुझे देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी इसने मुझे इज्जत दी। जिसके दिल में दया है वही राज करने के लायक है। आज से इस होटल का नया मैनेजर सूरज वर्मा होगा। पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सूरज की आंखों से आंसू बह निकले। वो मोहनलाल जी के पैरों में गिर गया। मोहनलाल जी ने उसे उठाया और कहा, बेटा, पद बड़ा हो जाए तो घमंड मत करना, हमेशा जमीन से जुड़े रहना। नैरेटर। तो दोस्तों, देखा आपने, वक्त का पहिया जब घूमता है तो रंग को राजा और राजा को रंग बना देता है। मोहनलाल जी ने साबित कर दिया कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि संस्कारों में होती है। कभी किसी के फटे कपड़े देखकर उसे कमजोर मत समझना, क्योंकि हो सकता है वही आपकी किस्मत लिखने वाला हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और अगर आप भी मानते हैं कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, तो कमेंट में जय इंसानियत जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज, प्लीज सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकॉन ऑन कर लेना साथ में।